नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त, प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीना गया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी और सचिन पायलट पर साधा गया निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में राजस्थान के मुद्दे को लेकर बीजेपी और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि एक और जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग ही उपद्रव मचाया हुआ है। इस दौरान भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई। अपनी जीप पर लगे खून के पचने के पहले ही राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराकर डकार लेने की स्थिति में भाजपा दिख रही है, लेकिन यह संभव नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में विलीन हो गए। सिंधिया को इनाम के रूप में राज्यसभा मिली। भविष्य में वे मंत्री भी बनेंगे। जब मध्य प्रदेश का निवाला निकला तभी लोग आश्वस्त थे कि अगला नंबर राजस्थान का होगा। शर्त लगाकर कहा गया कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ही चलेंगे। यह सच होता दिख रहा है। सचिन पायलट 30 विधायकों के साथ राजस्थान में बगावत कर रहे हैं, ऐसी बात की जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा दिखाई जा रहा है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 और भाजपा के 72 विधायक हैं। निर्दलीय और अन्य विधायक भी सरकार के साथ थे। उनमें से कुछ परंपरा के अनुसार बाढ़ पर जाकर बैठे हैं। पायलट का दावा है कि कांग्रेस सरकार अब अल्पमत में है। हालांकि पायलट की बात सच भले ही हो, लेकिन सरकार का भविष्य विधानसभा में तय होगा। विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई कांग्रेस विधायकों की बैठक में 10 से 12 पायलट समर्थक विधायक भी शामिल थे। इसलिए विधानसभा में सिरों की गिनती के बाद ही वास्तविक संख्या ज्ञात होगी। जब तक विधायकों के सिर ठीक से नहीं गिन लिए जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी खुलकर कुछ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए खुलकर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्दे के पीछे से उनका राष्ट्रीय कार्य चल ही रहा है। फिलहाल भाजपा के दृष्टिकोण से पायलट का बच्चों वाला खेल कांग्रेस का एक आंतरिक मुद्दा है और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने में मिलाया उस समय भी यह भाजपा के लिए एक आंतरिक मुद्दा था और अब पायलट का खेल भी एक आंतरिक मुद्दा है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अजीत पवार को साथ लेकर अल सुबह ही शपथ विधि कर ली, तब भी वो राकांपा का आंतरिक मामला था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी नुराकश्ती से महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, सीएम उद्धव से मिले पवार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र में चल रही गठबंधन की सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई है। सीएम उद्धव और शरद पवार के बीच राजस्थान के घटनाक्रम के अलावा महाराष्ट्र में अहम ब्यूरोक्रेटिक नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। असल में शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से 6 जुलाई को भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि एनसीपी और शिवसेना के बीच मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर कुछ तकरार है। महाराष्ट्र में चूंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, ऐसे में मुंबई में आला पुलिस अधिकारियों के तबादलों के सारे फैसले गृह मंत्री अनिल देशमुख ले रहे हैं। शिवसेना चाहती है कि किसी भी तरह के तबादले की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। बहरहाल शरद पवार से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट ने भी सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय रावत से शरद पवार ने अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में सहयोगी पार्टियों के बीच और अधिक बातचीत करते रहने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अक्टूबर में कुछ आश्चर्यजनक घटने की बात कहते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर तेजस्वी का तंज,
सीएम, मंत्री सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। भाजपा कार्यालय के नेता, स्टाफ समेत कुल 75 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अब इसे लेकर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वर्चुअल रैली के कारण भाजपा के 75 नेता संक्रमित हुए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज भी किया। कोरोना के मुद्दे पर शुरू से ही प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या। आरजेडी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में 85 लोग परिवार समेत कोरोना से संक्रमित हो गए। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री आवास के निजी स्टाफ सहित अनेक लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव और सचिवालय के कई कर्मचारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। गौरतलब है कि भाजपा दफ्तर के स्टाफ और नेताओं समेत लगभग 100 लोगों का 13 जुलाई को कोरोना टेस्ट कराया गया था। इनमें से 75 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में कोरोना के संक्रमण के एक्टिव केस 5500 के करीब पहुंच गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम को नेपाली बताने पर अभिषेक मन्नू सिंघवी बोले, नेपाल के पीएम का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोमवार को अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली है और भारत में नकली अयोध्या है। केपी शर्मा ओली के इस बयान पर कांग्रेस नेता अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है या फिर वे चीन के कहने पर ऐसा बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने भारत की जमीन को अपना बता दिया और अब वह राम, सीता, अयोध्या और राम राज्य को अयोध्या से मीलों दूर नेपाल लेकर चले गए। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री इन दिनों एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार तिकड़म कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वह भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। चीन की शह पर चल रहे केपी ओली जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए कभी नए नक्शे में भारतीय क्षेत्र को अपना बता रहे हैं तो कभी नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत से आ रहे लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस बीच भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देकर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अजीबोगरीब बयान दिया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली है, ना कि भारतीय। नेपाल की मीडिया के मुताबिक केपी ओली ने कहा, असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। भगवान राम नेपाली है, ना कि भारतीय। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अक्टूबर नवंबर में लालू को मिल सकती है जमानत। कुछ दल उत्साहित तो कुछ बेपरवाह। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने तमाम तैयारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर छुड़ाकर राज्य वापस लाने का प्लान बनाया है। अब पार्टी इस प्लान पर अमल भी करने लगी है। इस बीच लालू यादव के बिहार आने की खबरों के बीच तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। लालू प्रसाद यादव की अक्टूबर नवंबर में संभावित जमानत के बाद बिहार आने की अटकलों पर खुशी जाहिर करते हुए आरजेडी विधायक शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद के बारे समाचार सुनकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई दल और नेता नहीं चाहते कि लालू प्रसाद बाहर आए। आधी सजा पूरी होने के बाद लालू प्रसाद को जमानत मिल सकती है और मिलनी चाहिए भी। वहीं लालू प्रसाद की संभावित जमानत पर जेडीयू ने कहा कि वह जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, कोर्ट तय करेगी। उनकी जमानत होने ना होने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2010 में लालू प्रसाद थे, तब आरजेडी की करारी हार हुई थी। 2020 के चुनाव में 2010 से अलग स्थिति नहीं है। इस पर कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अगर लालू प्रसाद जमानत पर रिहा होते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिलेगा। आधी सजा पूरी करने के बाद जमानत का प्रावधान है। लालू प्रसाद बाहर आएंगे तो महागठबंधन को इससे फायदा होना तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले, फांसीवादियों के हाथ में है न्यूज मीडिया, नफरत फैलाकर देश को कर रहा कमजोर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के न्यूज मीडिया का ज्यादातर हिस्सा फांसीवादियों के हाथों में है और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। राहुल ने कहा है कि वो अब वीडियो के जरिए लोगों के साथ अपने विचारों को रखेंगे। राहुल ने ट्वीट कर ये बात कही है। राहुल ने सोमवार शाम को ट्विटर पर लिखा, आज के समय में भारतीय न्यूज मीडिया का बड़ा हिस्सा फांसीवादी ताकतों के हाथ में है और उनके हितों के लिए काम कर रहा है। लगातार नफरत से भरी और गलत खबरें टीवी चैनल पर चल रही है। व्हाट्सएप पर झूठ और भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। झूठ के इर्द गिर्द तैयार किया गया ये नैरेटिव भारत को तोड़ने और कई हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। अपने विचार वीडियो के जरिए शेयर करूंगा।
एक और ट्वीट में राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे वर्तमान, इतिहास और जो वास्तविकता है वे उन लोगों के सामने स्पष्ट हों जो सच जानना चाहते हैं। मैंने फैसला लिया है कि इस कल से मैं रोज अपने विचार वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कांग्रेस नेता इससे पहले भी मीडिया के रुख को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं। काफी समय तक कांग्रेस ने टीवी चैनल्स का बायकॉट भी किया था और अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे। आक्रामक है राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी कोरोना वायरस, लॉकडाउन और उसके बाद चीन के साथ तनाव और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर खासे आक्रामक है। वो लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना संकट से निपटने लॉकडाउन के तरीके में सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। साथ ही चीन के भारतीय सीमा में आने को लेकर भी राहुल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और सवाल कर रहे हैं। कोरोना को लेकर भी सरकार से किया सवाल। कोरोना के हर रोज बढ़ते केस पर भी सोमवार को राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सही पोजीशन में है। राहुल ने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के संक्रमण में बढ़ोतरी से तुलना करने वाला एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजी रोटी के लिए फिर दिल्ली लौट रहे प्रवासी मजदूर, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद नहीं मिल रहा काम। मजदूरों ने बयां किया दर्द। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जब पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ, तब दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूर हरिंदर कुमार अपने कपड़े, मोबाइल, चार्जर और एक कंबल लेकर यूपी के इटावा में स्थित अपने गाँव में लौट आए। उन्हें अपने गाँव तक पहुँचने में पूरा एक दिन लगा, जहाँ कुमार और उनके परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी 2 बीघा जमीन पर गेहूं और धान उगाकर खुद को जिंदा रखा। पिछले महीने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उनके मालिक का फोन आया और काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया। इस बार वो बस से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और उम्मीद थी कि यूनिट में 40 मजदूर मिलेंगे, मगर वहां सिर्फ 4 श्रमिक मिले। एक सप्ताह बाद यूनिट भी बंद हो गई और हरिंदर ने दोबारा इटावा लौटने की योजना बनाई। वो कहते हैं, मैं हर महीने 8,000 रुपए कमाता था। वहाँ मुझे जो एकमात्र काम लिया वो प्रति माह 3,000 रुपए के वेतन पर टेम्पो ट्रकों में नालीदार बक्से लोड करना था। इतने कम वेतन पर कोई अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, अगले 48 घंटे में आ सकते हैं 10वीं के परिणाम। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई की तरफ से 10वीं का रिजल्ट किसी भी समय जारी करने को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जब सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द की गई थी, तब बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। आज 13 जुलाई हो गई है, मतलब रिजल्ट अगले 48 घंटे में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर की मदद से अपने नंबर चेक कर पाएंगे। इंटरमीडिएट के परिणाम 2020 ऑनलाइन चेक करने का तरीका। चरण 1, आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट cbscresults.nic.in या cbsc.nic.in पर जाएं। चरण 2, होम पेज पर सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2020 लिंक पर क्लिक करना होगा। चरण 3, नए पेज पर सीबीएसई कक्षा 12वीं का रोल नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। चरण 4, जरूरी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन दबाना होगा। चरण 5, रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चरण 6, छात्र रिजल्ट की हार्ड कॉपी के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोविड-19 मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना मामलों का आंकड़ा 9 लाख को जल्द ही पार करने वाला है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को इस महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बनाने से सरकार बचाने तक राजस्थान संकट पर प्रियंका फिर एक्टिव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की खिसकती सत्ता फिलहाल बच गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह में रोड़े अटका दिए हैं। हालांकि अंततः अशोक गहलोत ने अपना दम दिखा दिया है और पायलट की बगावत के बावजूद 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचा ली है। लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं के इसी टकराव को खत्म करने के लिए अब मोर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो
सियासी हालात पैदा हुए हैं उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बातचीत कर रही है। दोनों नेताओं को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसे में प्रियंका सीएम और डिप्टी सीएम के बीच इस स्तर तक पहुंचे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी ने राजस्थान के इन दो दिग्गजों के बीच सुलह कराने का काम किया है। इससे पहले जब दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम बनाने का मन बनाया, लेकिन सचिन पायलट इस फैसले को मनाने पर राजी नहीं हुए। घंटों लंबी बैठकें चली। अंततः राहुल गांधी के आवास पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और सीएम पर फाइनल फैसला हो सका। अब एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई है। उस वक्त सीएम बनाने का मसला था तो इस वक्त सरकार बचाने की चुनौती है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी ने फिर मोर्चा संभाला है। वो दोनों नेताओं से बात कर रही है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस के 4 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट से बात कर समझाने की कोशिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम ने बातचीत की है। सचिन पायलट से जयपुर जाने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की तरफ से सुलह का फॉर्मूला भी पेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष पद अपने पास रखने के लिए कहा है। साथ ही गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी अपने समर्थक मंत्रियों को देने की मांग रखी है। ऐसे में अब देखना होगा कि किनारे पर खड़ी गहलोत सरकार को स्थायी भविष्य देने के लिए क्या प्रियंका सचिन पायलट को राजी कर पाती है या फिर उनके तेवर गहलोत के लिए कोई चुनौती बनकर सामने आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विभाग बंटवारे के बाद भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट कर बढ़ाई हलचल। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रियों को विभाग बांटने में कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भारी भरकम विभाग दिए गए तो यह भाजपा के कई दिग्गजों को नागवार गुजरा। बहुतों ने तो दबी जुबान से अपनी टीस जाहिर की, लेकिन विद्रोही रुख अपना चुके भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ा दी। विश्नोई पहले भी शिवराज सरकार का कोई बड़ा आईना दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने प्रकारांतर से शिवराज सिंह चौहान से ही जवाब मांगा है। शिवराज को घेरते हुए कहा, जनता को बताए ना बताए, लेकिन भाजपा को देना होगा जवाब। मंत्रियों के विभाग बांटे जाने के बाद अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में। आज जब सरकार ना तो बनानी थी और ना गिरानी, फिर यह क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अब तक सिर्फ सिंधिया पर ही निशाना साध रहे विश्नोई ने शिवराज को भी घेरे में लिया है। उन्होंने ट्वीट में बिना नाम लिए शिवराज को ही लक्ष्य करते हुए लिखा, जनता को बताएं ना बताएं, लेकिन भाजपा को यह बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में सफल नहीं होगा, शरद पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल सफल नहीं होगा। उद्धव सरकार यहां पूरे 5 साल चलेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हो रहे शरद पवार के धारावाहिक साक्षात्कार का सोमवार को तीसरा और अंतिम दिन था। इसमें सामना के कार्यकारी संपादक संजय रावत के सवाल को जवाब देते हुए ऑपरेशन कमल का सीधा मतलब है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को कमजोर करना, अस्थिर करना और उसके लिए केंद्र की सत्ता का सीधा दुरुपयोग करना। पवार के अनुसार महाराष्ट्र में पहले 3 महीने में सरकार गिरने की बात कही जा रही थी, फिर 6 महीने में गिरने की बात की जाने लगी। अब 6 महीने भी बीत गए तो कुछ लोग सितंबर तो कुछ लोग अक्टूबर तक मविया सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पूरे 5 साल उत्तम तरीके से यह सरकार राज्य का कामकाज करेगी। ऑपरेशन कमल हो या कुछ और, इसका कोई परिणाम उद्धव ठाकरे की सरकार पर नहीं होगा। पवार ने यह सलाह जरूर दी है कि महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, इन तीनों दलों में संवाद बढ़ना चाहिए। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर पवार का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पवार ने रावत के एक सवाल का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि इस समय केंद्र द्वारा विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का सीधा प्रयास हो रहा है। क्या शरद पवार कभी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे? इसका जवाब देते हुए पवार ने यह खुलासा भी किया कि 2014 में उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को बाहर से समर्थन सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह भाजपा से शिवसेना को दूर करना चाहते थे, लेकिन बाद में शिवसेना खुद ही भाजपा के साथ सरकार में आ गई। अब चूंकि भाजपा खुद ही शिवसेना से दूर हो चुकी है तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेलों में कोरोना का फैलाव खतरनाक, लालू प्रसाद की रिहाई हो, माले। जी हां दोस्तों, भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीमार और 70 वर्ष से अधिक की उम्र के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित सभी राजनीतिक सामाजिक बंदियों की भी अविलंब रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले ही दिन से जेलों में कोरोना संक्रमण के फैलाव न होने देने को लेकर चिंतित रही है। हमने सरकार से इस बारंबार कहा है कि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं व छोटे मोटे मुकदमों में जेलों में बंद आम लोगों को सरकार जमानत अथवा पैरोल पर रिहा कर दे ताकि जेलों में संक्रमण न फैले। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने साथ ही कहा कि यदि जेल में संक्रमण फैल जाएगा तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इन बातों को लगातार अनसुना ही किया है। स्थिति यह है कि मधुबनी के जेल में वहां के अधीक्षक सहित 14 कर्मी संक्रमित हो चुके हैं और भी जेलों से संक्रमण की खबरें सामने आ रही है। ये स्थिति को और भी गंभीर बनाएगी, इसलिए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।